नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीए नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो बात करते हैं, क्या बांग्लादेश की सरजमीं पर भारत ने अपना प्लान बी एक्टिवेट कर दिया है? जब पूरी दुनिया की नज़रें दिल्ली और ढाका के बीच के तनाव पर टिकी हुई हैं, कहूँ कि पार्लियामेंट में एफसीआरए के बिल पर लगी हुई हैं, ठीक उसी समय रॉ चीफ पराग जैन का अचानक ढाका पहुंचना, वो भी अपनी पूरी टीम के साथ, क्या ये महज एक इत्तेफाक है या किसी बड़े ऑपरेशन की आहट है? एक तरफ शेख जी। हसीना का भारत से दहाड़ना कि वो वापस लौटेंगी, और दूसरी तरफ भारत के टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर्स का बांग्लादेशी मिलिट्री के साथ बंद कमरों में बैठ करके मीटिंग्स करना। क्या पर्दे के पीछे कोई ऐसी डील हो चुकी है जिसने ढाका से लेकर के वाशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया है? आज इन्हीं रहस्यों की पर्दे खोलने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं कोलकाता से पिनाकी गंगोपाध्याय जी। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। सर, रॉ चीफ का इस माहौल में अचानक ढाका जाना कोई छोटी बात नहीं है। नहीं, क्या भारतीय खुफिया एजेंसियां और बांग्लादेश की मिलिट्री इंटेलिजेंस किसी साझा दुश्मन के खिलाफ एक टेबल पर आई हैं, एक पेज पर आई हैं? इसके पीछे का खेल आपको क्या समझ आ रहा है? देखिए, ग्लोबल स्केल पे कुछ बहुत सारे चेंजेस जो हो रहा है वो मैं फिर से दोहराता नहीं हूँ। बट 7th ऑफ अगस्त एक ट्रीटी हुआ है जो कि मिडल ईस्ट, पाकिस्तान और इन लोगों को लेके, टर्की को लेके, जिसमें दे हैव साइंड अप अ एग्रीमेंट फॉर मिलिट्री कोऑपरेशन। तो उसके ठीक 2 दिन बाद हमारे रॉ चीफ बांग्लादेश जाते हैं। तो हमको इसको आइसोलेटेड इवेंट करके नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इफ़ यू आप अगर देखेंगे तो हम लोग का वेस्टर्न फ्रंट पूरे तरह से एकदम ऑपोजिशन ऑपोजिशन नहीं, मतलब इससे घिरा हुआ है। हमारे दुश्मनों से घिरा हुआ है। अभी जी। ईस्टर्न फ्रंट को हम छोड़ नहीं सकते। सो इसका स्ट्रेटेजिक टाइमिंग का इशू जो है, मुझे लगता है ये एक बड़ा कारण है। दैट इज नंबर वन। और दूसरा बात है, एक तो ये हमारा ये बांग्लादेश का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो एक या 2 महीने पहले कोलकाता न्यू दिल्ली से घूम के गया है। तो एक रीसेट बटन ऑलरेडी न्यू गवर्नमेंट जो आया है बांग्लादेश में, वो लोग चालू किया है, प्रक्रिया को चालू किया है, और भारत उसका स्वागत भी कर रहा है। और इसमें शेख हसीना एक अंडरलाइन इशू है ज़रूर, बट मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ एक मतलब वही मेन इशू है इसके लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को संज्ञान में लेना पड़ेगा। उसमें से मैं एक आध चीज़ जो चल रहा है अभी, अ, वो है आपका बॉर्डर सिक्योरिटी। ये बॉर्डर काउंटर टेररिज्म, जमात का दबदबा, क्योंकि नया सरकार, स्पेशली द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इन बांग्लादेश, वो भी नहीं चाहता है कि ये जमात का दबदबा बना रहे। तो इसमें भारत का काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग, और भारत की तरफ से एजेंडा है कि चाइना का इन्फ्लुएंस जो दिन के दिन बढ़ रहा है बांग्लादेश में, पोर्ट्स में, पोर्ट डेवलपमेंट में, ये सब भारत के लिए एक चिंता का विषय है। और ये जो क्योंकि देखिए, उधर का सरकार को ये पता चला कि कल अगर हसीना को ये जमात और ये स्टूडेंट्स मूवमेंट के नाम से निकाला जा सकता है, तो उसके सरकार को भी निकाला जा सकता है। तो इसीलिए ये लोग भी चाहते हैं कि जमात और बाकी जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स है उसको चेक में रखने के लिए। वो चेक में नहीं रहेगा पाकिस्तान अगर उसके साथ दोस्ती कर लेगा तो, क्योंकि पाकिस्तान का ही आउटफिट ये लोग है। तो इनको चाहिए एक काउंटर पावर जो इनको चेक पे रख सकता है, और वो है सिर्फ भारत। तो इसीलिए भारत के तरफ इसका इनका झुकाव जो है। और इस बार जो पराग जैन ने खुद अ, जाने की बात किया है, गया है, तो इसमें ये बात बहुत साफ है, क्योंकि सबको अपना कुर्सी बचाना है। इसमें
अभी का जो सरकार है बीएनपी का, इनका इनका ये बहुत बड़ा एक मकसद है मुझे लगता है। दूसरा चीज़ है, इसके पैरेलली एक हमारा डिप्लोमेटिक मिशन भी है, जो कि एम्बेसडर दिनेश त्रिवेदी ने उनका प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट करके आया है कोई इवेंट में आने के लिए। कुछ शायद नेक्स्ट मंथ या उसके बाद मंथ उसके बाद एक एक मीटिंग के लिए उनको इनवाइट करके आया है। तो नॉट ओनली मिलिट्री बट एक्चुअली डिप्लोमेटिकली ऑल्सो इनको हम लोग जोड़ रहे हैं, जो कि लास्ट यूनिस के टाइम से हमारा पूरा बिखर गया था। ये बांग्लादेश के ऊपर जो इंडिया का एक क्या बोलते हैं ना, वो बिग ब्रदर टाइप कंट्रोल था। हम लोग वी वर नेवर कंट्रोलिंग देम, बट एक बिग ब्रदर हर चीज़ में उनके पास रहना, उनके मुसीबतों में वी वर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। और यूनिस के टाइम पे आप अगर देखेंगे, जैसे ही भारत ने अपना सब एड्स एंड पावर और ये सब बंद कर दिया, तो बांग्लादेश का क्या हालत हो गया। उनको भी रियलिटी चेक हो गया कि इंडिया से पंगा लेके हम ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो ये भी एक कारण है जिसके लिए मुझे लगता है कि ये लोग के तरफ से जो सॉफ्टनेस आया है। पहले तो ये लोग सोच रहे थे कि सब अब हम खुद कर लेंगे, हम बहुत बड़े हो गए, बट वो स्पेस जैसे पाकिस्तान लेना शुरू किया तो उसको लगा कि पाकिस्तान आके वो मिलिटेंट आउटफिट और उसको ही बोल्स्टर करेंगे। तो इसीलिए ये अभी पॉलिसी में आ गया कि वी शुड बी मोर अलाइन टू इंडिया देन द रेस्ट ऑफ दिस थिंग। जी। तो आपने जिक्र किया शेख हसीना का। शेख हसीना भारत में बैठ करके अपनी वापसी का ऐलान कर रही है। क्या हम्म। आपको लगता है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां उन्हें फिर से सत्ता में बिठाने या बांग्लादेश में भारत समर्थक सरकार सुनिश्चित करने के लिए कोई डील कर रही है? हालांकि ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन फिर भी। देखिए, हसीना के ऊपर जो जो केस है और इंक्लूडिंग जो जो पनिशमेंट्स, उनके लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फांसी, सब सभी उनके ऊपर लागू हो चुका है। सो कोई फॉरेन कंट्री जाके उसको अंडू नहीं कर सकते। बट एक काम कर सकता है जो कि हम लोगों ने देखा था कि मानिए मे बी फैक्चुअली मैं कि अभी शायद हर चीज़ याद नहीं है, बट नेल्सन मंडेला के टाइम पे व्हेन ही वाज इन प्रिजन, राइट, तो बाकी जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है वो लोग इंश्योर किया था कि इसके ऊपर कोई टॉर्चर ना हो, इसको उधर वो सही से ठीक से रहे। तो इस किस्म का कोई अरेंजमेंट ये में इंडिया करेगा बिफोर सेंडिंग इट, बिकॉज इनको इनको इधर भारत में बिठा के रख के भारत को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। भारत को बिल्कुल बेनिफिट नहीं हो रहा है, बल्कि वो एक माने क्या बोलते हैं ना, दूसरों की लाइबिलिटी। जंग में, हाँ, दूसरों की जंग में वो घिसक गया, क्योंकि मतलब घसीटा गया एक्चुअली। तो इसीलिए वो एनवायरनमेंट, वो ट्रीटी, वो क्रिएट करने की ये सोचेंगे, मतलब अरेंजमेंट करने के लिए गया है कि भाई हम भेज देंगे। और इसीलिए ये क्यों पहली डिसीजन हो गया, इसीलिए इनसे बात कराया भी गया होगा। शेख हसीना का जो स्टेटमेंट इतना दिन बाद आया है, वो आउट ऑफ द ब्लू ऐसे ही नहीं आया है, 2 साल के बाद आया है। तो वो एनवायरनमेंट, वो यूनिस सरकार अगर रहते अभी तक तो इसका कोई चांस नहीं था। बट अभी बीएनपी सरकार क्या वो कर सक किया है। और एक बार मैं आपको हिस्ट्री, आपके दर्शकों को हिस्ट्री में लेके चलता हूँ। जब श्योर। जब अपना जियाउल हक का मिलिट्री रूल था बांग्लादेश में इन द 80s, उस टाइम ये दोनों बीएनपी और हसीना को एक साथ मंच पे लेके आने का काम भी भारत किया था उस टाइम। उसके बाद 1 साल के बाद वो मिलिट्री डिक्टेटर रिजाइन करने पे मजबूर हुआ, फिर इलेक्शन हुआ, तभी से डेमोक्रेसी चालू हुआ फिर से बांग्लादेश में। तो इधर भी काइंड ऑफ अ सिमिलर पैटर्न का रिपीटेशन चल रहा है,
जहाँ पे आपको ठीक है, तुमने यू हैव डन ऑल दीज थिंग्स एंड द लॉ इज अबव एवरीवन, उनका इज्जत करते हुए वी विल सेंड हर बैक, बट यू विल हैव टू गिव दैट कवरेज, उनको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, सो दैट हर लाइफ इज देयर। अदरवाइज इट विल बी अ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि एक बार इंडिया से गया फिर उधर जाके कत्ल हो गया तो वो इंडिया के लिए शर्मनाक बात हो जाएगा। तो उसका अरेंजमेंट करने के लिए मेरे ख्याल से ये लोग गया होगा। और देखिए ना, शेख हसीना के बेटे ने भी चेतावनी दी है कि बांग्लादेश भारत की पूर्वी सीमा पर दूसरा पाकिस्तान बन रहा है। क्या हाँ, राव चीफ की ये भागदौड़ इस खतरे को जड़ से खत्म करने के लिए भी है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या जी। भारत अब वेट एंड वॉच वाली नीति छोड़ चुका है? वेट एंड वॉच वाला तो नीति वो पहले ही छोड़ चुका है। आप कुछ अननोन गनमैन का किलिंग्स भी देख चुके हैं, राइट? जी, सो वो तो अभी है नहीं, और उसका डर इन लोगों, वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में अभी भी है। तो वो वेट एंड वॉच तो है नहीं। अभी वो डायरेक्ट बांग्लादेश उसी तरफ ही जा रहा था जो यूनिस के अंडर में। अभी डेमोक्रेसी रिस्टोर होने के बाद आई थिंक देयर इज़ अ फेयर चांस बांग्लादेश कैन कम बैक, क्योंकि उसका जो इकोनॉमिक ग्रोथ था, इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी जो हसीना ने क्रिएट किया था, वो पूरा बिखर के रह गया। नाउ दे आर बैक टू देयर लास्ट 20 years में जितना प्रोग्रेस बांग्लादेश ने किया था, उसने पूरा अंडू कर दिया ये लास्ट 1 डेढ़ साल में यूनिस के अंडर। तो जी, अभी और उसमें क्या होता है ना, जैसे आपका वो इंसेक्ट्स निकल आते हैं, तो ये जमात वाले इंसेक्ट्स वो उधर से निकल आए अभी बिल बिल से, या क्या क्या कहते हैं हिंदी में मुझे पता नहीं, बट वो जो जी, एंट का जो एंट हिल होता है ना, उधर से सब उनके जी, पानी जी। पड़ने पर वो लोग निकल आए। हुँ, तो अभी दे आर फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल को सिस्टम से फ्लश आउट करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो वो आगे चल के पूरा ऑर्गेनाइज करके एक वायरस कॉलोनी बना लेता है। तो ये वायरस कॉलोनी बनने से पहले इंडिया इंटरवीन कर रहा है, और इसको और एक पाकिस्तान बनने से रोकने की कोशिश है ये। और ये तो बहुत ही साफ है दिन की तरह, क्योंकि ये होने से पूरा हमारा अभी और एक चेंज ऑफ गवर्नमेंट जो बंगाल में, असम में, पूरा जो अपना बीजेपी का द न्यू नॉर्मल जो हुआ है, पूरा जी। राइट विंग नॉर्मल। तो इसमें बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर है, इनके ऊपर कोई फ्रेंडली गवर्नमेंट फ्रॉम इंडिया साइड जैसे ममता थी वैसा नहीं है। तो दे ऑल्सो नो दैट दे आर विदाउट सपोर्ट। तो अभी पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट से हाथ मिलाना उनके लिए सेफ है। और इसमें से और एक डायमेंशन भी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का भी। हमारे जो लोग इधर से भेजे जा रहे हैं उनको राइटली एकोमोडेट कराना, ये भी एक एजेंडा हो सकता है। जी। और देखिए ना, भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी का तारिक रहमान से मिलना हम्म और फिर तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंचना, हम्म हम्म ये ये जो इमरजेंसी जैसा एक फील दे रहा है, हम्म इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, मैं सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, बट एग्जैक्ट रीज़न तो मुझे पता नहीं होगा। बट एक चीज़ है जो इनका जो अर्जेंसी है, दो कारण से हो सकता है। एक है ये पाकिस्तान का एक प्रेशर है, जो पाकिस्तान ये जो एम्प्टी स्पेस में घुसने की काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा था। कुछ दिन पहले आपको याद होगा आईएसआई का चीफ बांग्लादेश में बैठा हुआ था। जी, जी। हाँ, तो ये और फिर उसके बाद दिनेश त्रिवेदी ने एक ब्रेक थ्रू अचीव किया है, मीटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर, करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। एंड देन वो अपडेट्स और कोई अपडेट्स रहेगा इनके पास, जिससे कि बेसिकली अभी शेख हसीना को उसको लेके आने में तारिक रहमान शेख हसीना को देश में लौटाने का उनका जो वादा है,
वो उनको पूरा करना है, नहीं तो उनका भी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है उनके उनके लोगों के पास, कि भाई तुम तो आ गए बट अभी तक शेख हसीना को कुछ कर नहीं पाए, तो उनका जो वोट बैंक है उनके पास भी उनका जवाबदेही रहता है। तो ये एक कारण है जिसके लिए तारिक रहमान भी राजी हो गया है इंडिया आने के लिए, और दिनेश त्रिवेदी का जल्दी में ये सब करना। और चाइना का जो कुछ प्रोजेक्ट्स अभी है, अभी इन द पाइपलाइन है, पोर्ट डिफेंस एग्रीमेंट्स, और अ, ये जो वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो क्रिएट करना चाहता है नॉर्थ में, ये सब ये सब भी कारण होगा इस अर्जेंट विजिट का। और बुधवार को भारत बांग्लादेश सीमा के पास नॉर्थ परगना हम्म के पास एक जगह है बोंग गांव, वहां हम्म से एक पाकिस्तानी नागरिक को भी गिरफ्तार किया गया है। ये जी बहुत सारी चुनौतियां इस समय शुभेंदु सरकार के सामने है, और लगातार वहां से कभी जैश का हैंडल पकड़ा जाता है, अब ये हाँ। पाकिस्तानी जो पकड़ा गया है इसका कनेक्शन आईएसआई से बताया जा रहा है। कैसे हम्म देखते हैं? देखिए, ये लोग अभी तक तो सेफ हेवन में था ममता राज के अंडर। अभी वही सेम प्रॉब्लम है कि वो इंसेक्ट्स अभी बाहर निकल रहे हैं अपने बिल से, तो जी। एक एक करके पकड़ा जाएगा, एक एक नेटवर्क का भी तोड़ा जाएगा। तो इसीलिए हमारे लिए बंगाल इलेक्शन जीतना इतना इम्पोर्टेंट था फॉर द नेशन, नेशनल सिक्योरिटी, नॉट ओनली फॉर बंगाली एंड बंगाली अस्मिता, ये सब तो है, बट मोस्टली फॉर द नेशनल सिक्योरिटी। क्योंकि पाकिस्तान का जब बेसिकली जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये हुआ था, हमारा क्या बोलते हैं, जो मैप खींचा गया था उसमें मुर्शिदाबाद, मालदा और दिनाजपुर, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश के पास चला है, पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान के को दिया गया था। वो 17th 15 जनवरी का, 15 अगस्त को तो हमारा इंडिपेंडेंस है, बट टिल 17 जनवरी अगस्त, 2 दिन तक ये लोग पाकिस्तान के अंडर ही था। रेडक्लिफ लाइन जो था वो खींचा गया था आपका एकदम ये तीनों जगह लेके, मुर्शिदाबाद के सेंटर टाउन में सब जगह पाकिस्तान का फ्लैग लहराया गया था ऑन 15 अगस्त। तो उसके बाद हमारा कृष्णनगर का जो राजा का परिवार से रानी जो थी वो को बीच में कूद पड़ी, क्योंकि उधर हमारा नवद्वीप में प्रभु चैतन्य का जगह है, एंड फिर बाकी जगह में भी। तो फिर 2 दिन 3 दिन तक बहस चलता रहा, और हम लोगों ने ये तीनों जगह इंडिया के अंडर लिया। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि वो इंडिया से बाहर चला गया था, और उसके एक्सचेंज में हम लोगों को खुलना देना पड़ा जो हिंदू मेजॉरिटी था। ये सब मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज इंडिया में आ गया, और खुलना जो है साउथ में वो आपका हिंदू मेजॉरिटी था। वो एक एक्सचेंज डील हुआ था, नहीं तो हम लोग का बंगाल टोटली नॉर्थ बंगाल से कट ऑफ हो गया था। ये 3 जगह मालदा, मुर्शिदाबाद और दिनाजपुर चला गया, तो इसीलिए ये न्यू लाइंस ड्रॉ किया गया। अभी ये जमात का भी ये कोशिश है कि ये तीनों जगह फिर से ये लोग वापस ले। हम्म, और इसमें से हमारा जो ये न्यू मैप ये लोग काफी एक आध बार पहले भी जी। इशू कर चुके हैं। जी, तो जी। ये, हाँ, शायद ये सम एफर्ट इन वेन जैसे चाइना करता रहता है, बट ये लोग भी अपने अपने हिसाब से मैप बनाते रहते हैं। तो ये सब चीज़ों पे एक परमानेंट लीड लगाना बहुत ज़रूरी है, और इसका गंभीरता हमारे सरकार और शुभेंदु सरकार दोनों दोनों को पता है। शुभेंदु जी के ऊपर वो जो हैंडलर था उसका कोऑर्डिनेट्स मिला, हाँ, वो कि बहुत ही चिंताजनक बात है। तो ये सब हमारे एक साथ जुड़ के अगर आप देखेंगे तो सिचुएशन इज़ वेरी वेरी बैड। मीन्स आई कैनॉट इवन इमेजिन आज अगर ममता बनर्जी जीत गया होगा तो होता,
तो बंगाल का क्या क्या असर होता है अभी तक। तो ये यही बात है। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, आपने जिक्र किया अभी जिसका, जो जैश का हैंडलर था, ये आई मीन बुधवार को जिसको अरेस्ट किया गया है, वो भी उसी की निशानदेही पे अरेस्ट हुआ है। इट मीन्स उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अब पुलिस पूछताछ कर रही है, और जो हाँ तरीका पुलिस का होता है, तो अच्छे हम्म, अच्छे लोग बोलते हैं। हाँ हाँ, वो इनका नेटवर्क बस्ट होगा अभी। तो ये पहले भी होता था बहुत ही सटल वे में। हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज, एनआईए, ये लोग जाके ये सब नेटवर्क बस्ट किया था। बहुत सारे गोला बारूद, आर्म्स, एमिनिशंस सब हम लोगों को मिला भी था। एक पूरा घर मिला था, आपको याद होगा। जी। पूरा एक घर मिला था जो कि आर्म्स वेपन से भरा हुआ था। तो हम्म। ये सब उसी टाइम तो आप देखेंगे कि ममता का कोई एक्शन नहीं था। बट अभी अभी ऐसा सिचुएशन है कि एक्शन भी हो रहा है, मीडिया में भी जा रहा है, और इसका एक्नॉलेजमेंट और अपवर्ड राइजिंग, ये सब तो बंगाल को अभी तक बचा के रखा है, भारत से जोड़ के रखा है मुझसे। पिनाकी जी, एक चीज और समझना चाहती हूँ कि ये सारे जो लोग मिल रहे हैं, जिनकी अरेस्टिंग हो रही है, जो कहना चाहिए कि असामाजिक तत्व हैं, ये 24 परगना से ही क्यों मिलते हैं? ऐसा क्या है वहाँ? देखिए, एक चीज हम लोग भूल जाते हैं कि बंगाल दो जगह में हमारा पार्टीशन हुआ था। पंजाब में सिर्फ 500 किलोमीटर्स का पार्टीशन हुआ था, और बंगाल में 4000 किलोमीटर्स का पार्टीशन हुआ था। तो ये जो एरिया है, ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इसको मैनिंग करना, इनको इनको और उधर बॉर्डर का हमारा डेफिनेशन नहीं है। बॉर्डर में हम लोगों को आज तक ये क्या बोलते हैं ना, वो बॉर्डर फेंसिंग अलाउ नहीं किया था, ज़मीन नहीं दिया था ममता बनर्जी ने। जी, तो जी। ये सब चलते क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा होल इन द सिक्योरिटी ये छोड़ा हुआ था। तो इसीलिए आपको ज़्यादातर ये ट्रांसग्रेशन आपको इधर दिखेगा। इधर बंगाल बनगांव का आपने जिक्र किया, इधर ऐसे भी घर है जिसका बेडरूम पड़ा है इंडिया में और बाथरूम पड़ा है बांग्लादेश में। हाँ, ऐसा भी एक आध हाँ। घर घर है। तो जी, जी। क्योंकि ये जो ब्रिटिश वाले रैडक्लिफ, ये तो जस्ट इनको तो कुछ पता ही नहीं था। ये तो जस्ट कुछ महीनों पहले आके, 2 महीना 2.5 महीना पहले आके उनको वो जस्ट मैप, डेमोग्राफिक क्या बोलते हैं, सेंसस का रिपोर्ट जो था कहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है, वो उसको वो लाइन खींचना चालू कर दिया। तो इसका इम्पैक्ट जो हुआ है कि बहुत सारे जगह वर्नरेबल रह गया है। नाइदर ये प्रॉपरली रिलीजियस लाइंस पे सेग्रीगेशन हुआ है, नाइदर ये सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, ग्रोथ। क्योंकि खुलना चले जाने से क्या हुआ, हमारा एक बहुत बड़ा बंदर चला गया उधर से, कि इसमें कोई प्लानिंग ही नहीं था कि कौन कहाँ का ये बांग्लादेश का इकोनॉमी आज ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। नेचुरल, और इंडिया के उसके पास पोर्ट है, बट भेजेगा क्या? इंडिया के पास चीज़ है, पोर्ट नहीं है। पोर्ट अगर करना है तो विशाखापत्तनम जाना पड़ता है, या हल्दिया में किया था, बट इट्स नॉट अ डीप सी पोर्ट। सो वो सब हमारा काफ़ी सारे चीज़ों से हम लोग सफ़र कर रहे हैं, इकोनॉमिकली सफ़र कर रहे हैं, बिसाइड्स एवरीथिंग, सिक्योरिटी और ये सब। सो ये पार्टीशन का हैंगओवर के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, ये सब बातें बिल्कुल ही नहीं होता है कि हम लोग क्यों पिछड़े रह गए। एक तो है कि कंपनीज चले गए, दैट्स ओके। हाँ, कंपनीज, और वो भी एक कारण है कंपनीज चले जाने का कि हमारे दिन एक्सेस टू द सी चला गया बहुत सारे कंपनीज का, जो कि बॉम्बे में, सूरत में, गुजरात में उनको मिल रहा था। क्योंकि तो ये सारे चीज़ें एक साथ मिला के देखना देखना पड़ेगा। जी। पिनाकी जी, आपने
मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला और तमाम विषयों पे आपने विस्तार से जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, मेरा जय बहुत ही भारत। सामान्य ये ज्ञान है, तो मैं जितना शेयर कर पाऊंगा उतना आपके। थैंक यू मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। हाँ। थैंक यू सो मच।